शांति बल द्वारा नहीं रखी जा सकती, यह केवल समझ से ही प्राप्त की जा सकती है। ये शब्द एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं और आज ये हमें सही दिशा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। शांति और समझ आज की बातचीत के लिए एकदम सही शुरुआत है। नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल शांति पुरस्कार की, मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और ये सब जानना क्यों जरूरी है। हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ही। बिल्कुल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध या करंट अफेयर्स की बात करते हैं। और आम जानकारी के लिए भी ये एक दिलचस्प विषय है। आज की हमारी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण और कुछ और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये पुरस्कार कौन तय करता है, उम्मीदवार कौन बन सकता है, कैसे होता है पूरा नामांकन और चयन, और हाँ, कुछ दिलचस्प बातें भी। बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें ताज़ा कर लेते हैं। 2025 का पुरस्कार, इसकी घोषणा कब और कहाँ होनी है? हाँ, तो तारीख है 10 अक्टूबर और जगह है ओस्लो, नॉर्वे में नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान। 10 अक्टूबर, ओस्लो। ठीक है। और फिर जो मुख्य समारोह होता है वो कब होता है? वो होता है 10 दिसंबर को ओस्लो के सिटी हॉल में। और इस तारीख का भी अपना एक खास मतलब है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की नींव रखी थी। अच्छा, और पुरस्कार में क्या-क्या मिलता है? मतलब सिर्फ सम्मान या कुछ और भी? सम्मान तो है ही बहुत बड़ा, साथ में एक गोल्ड मेडल होता है, एक डिप्लोमा और एक अच्छी खासी धनराशि भी। फिलहाल ये करीब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हैं। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर काफी बड़ी रकम है। हाँ, काफी। तो ये तो हुई बाहरी बातें, लेकिन असली सवाल, मतलब पर्दे के पीछे कौन है? ये फैसला लेता कौन है आखिर? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। ये जिम्मेदारी है नॉर्वेजियन नोबेल समिति की। एक छोटी सी समिति है 5 सदस्यों की। 5 सदस्य। और इन्हें चुनता कौन है? इन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है, जिसे स्टॉटिंग कहते हैं। नॉर्वे की संसद, स्टॉटिंग। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसमें राजनीतिक दखलंदाजी भी होती होगी? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है और मामला थोड़ा पेचीदा भी है। हाँ, ये सच है कि उम्मीदवारों का नाम नॉर्वे की राजनीतिक पार्टियां ही आगे बढ़ाती हैं। अच्छा। और जो नियुक्तियां होती हैं वो संसद में उस वक्त के शक्ति संतुलन को दिखाती हैं। अक्सर ये सदस्य रिटायर्ड राजनेता होते हैं, अनुभवी लोग। तो हाँ, राजनीतिक असर की संभावना तो रहती है। लेकिन दूसरी तरफ इन सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पार्टी की सोच से ऊपर उठकर बिल्कुल आजाद होकर फैसला लें। तो एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश होती है। बिल्कुल। और जो मौजूदा समिति है उसकी बनावट भी कुछ ऐसी ही है। अभी समिति की प्रमुख पेन इंटरनेशनल की नॉर्वेजियन शाखा की हेड है। पेन इंटरनेशनल, वो जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करते हैं। जी हाँ, वही। ये एक वैश्विक संगठन है, तो उनकी नियुक्ति ये दिखाती है कि समिति अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है। तो ये एक तरह का खिंचाव हमेशा बना रहता है राजनीतिक हकीकत और स्वतंत्र फैसले के बीच। हाँ, ये समझना जरूरी है। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में राजनीति और स्वायत्तता के बीच का जो संघर्ष है उसका अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही। चलिए अब ये जानते हैं कि ये पुरस्कार आखिर मिल किसे सकता है। एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में क्या कहा था? हाँ, नोबेल का इरादा तो काफी साफ था। उनकी 1895 की वसीयत कहती है कि पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ाया हो, स्थायी सेनाओं को खत्म या कम करने के लिए काम किया हो और शांति सम्मेलनों की स्थापना और प्रचार के लिए सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा काम किया हो। मतलब सीधा फोकस निरस्त्रीकरण और शांति प्रयासों पर था। जी बिल्कुल, शब्द बहुत स्पष्ट थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पुरस्कार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी मिलता है, पर्यावरण के लिए काम करने वालों को भी, कई संगठनों को भी। तो क्या समिति अब उन शब्दों पर सख्ती से अमल नहीं करती? यहीं पर वो बात आती है जिसे समिति के सचिव क्रिश्चियन बर्ग हार्विकेन अक्सर कहते हैं, वर्तमान संदर्भ। वर्तमान संदर्भ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि समिति नोबेल की वसीयत की व्याख्या आज की दुनिया की चुनौतियों के हिसाब से करती है। वो मानते हैं कि शांति सिर्फ सेना हटाने या संधि करने से नहीं आती। अच्छा। बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा करने से, गरीबी मिटाने से, पर्यावरण बचाने से, लोकतंत्र को मजबूत करने से, इन सब चीजों से भी शांति जुड़ी हुई है। तो ये वसीयत की एक तरह से बदलती हुई व्याख्या है समय के साथ? बिल्कुल, इसे आप एक डायनामिक इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं।
इसी वजह से पुरस्कार आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। हाँ, क्योंकि 1895 में तो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे थे ही नहीं। पुरस्कार बहुत ज्यादा राजनीतिक हो जाता है। ये बहस तो शायद हमेशा चलती रहेगी। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों का मतलब समय के साथ बदल सकता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करने की कोशिश है। चलिए, अब आते हैं नामांकन पर। नॉमिनेट कौन कर सकता है? क्या मैं और आप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नामांकन का हक कुछ खास लोगों और संस्थाओं को ही दिया गया है, और ये लिस्ट काफी लंबी और प्रभावशाली है। कौन कौन है इसमें? इसमें सभी देशों की सरकारें और संसद के सदस्य शामिल हैं, मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष भी, हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, उनके सदस्य भी। अच्छा, और इनके अलावा? इनके अलावा l'institut de droit इंटरनेशनल के सदस्य, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कानून, दर्शन शास्त्र वगैरह के, यूनिवर्सिटी के चांसलर या वाइस चांसलर। काफी बड़ी लिस्ट है। हाँ, और शांति शोध संस्थानों और विदेश नीति संस्थानों के निदेशक भी। और हाँ, जो लोग पहले नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं वो भी नामांकित कर सकते हैं, और समिति के मौजूदा या पूर्व सदस्य भी। अरे वाह! मतलब राजनेता, अकादमिक जगत, कानूनी विशेषज्ञ, पिछले विजेता सब शामिल हैं। इससे तो काफी विविधता आती होगी नामांकनों में। बिल्कुल, यही मकसद भी है। और नामांकन भेजने की आखिरी तारीख क्या होती है? औपचारिक आखिरी तारीख हर साल 31 जनवरी होती है। उस दिन आधी रात तक जो भी नामांकन आ जाते हैं उन पर उस साल विचार होता है। लेकिन मैंने सुना है कि समिति के सदस्य खुद भी किसी का नाम दे सकते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। समिति के सदस्य खुद भी नाम सुझा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये समिति के पहली बैठक तक करना होता है, जो आमतौर पर फरवरी के आखिर में होती है। अच्छा, तो उन्हें एक मौका मिलता है अगर कोई जरूरी नाम रह गया हो तो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो 31 जनवरी के बाद सारे नामांकन आ गए। हाँ। अब आगे क्या होता है? हजारों नाम आते होंगे। हाँ, नाम तो काफी आते हैं। प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है, कई चरणों में होती है। पहले तो समिति सारे नामांकनों को देखती है कि वो मान्य हैं या नहीं, मतलब सही व्यक्ति ने समय पर भेजा है या नहीं। उसके बाद जो मान्य उम्मीदवार हैं उनकी एक लंबी लिस्ट पर विचार होता है। फिर समिति एक शॉर्ट लिस्ट बनाती है। इसमें आमतौर पर 20 से 30 सबसे मजबूत दावेदार होते हैं। 20 से 30 लोग। फिर असली जांच यहीं से शुरू होती होगी? बिल्कुल, यहां से गहन मूल्यांकन शुरू होता है। और ये मूल्यांकन कौन करता है? क्या सिर्फ वही 5 सदस्य? नहीं, यहाँ बाहरी विशेषज्ञों की भूमिका बहुत अहम है। जो शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार हैं उनके काम का पूरा मूल्यांकन समिति के स्थायी सलाहकार करते हैं। ये सलाहकार अक्सर नॉर्वे के जाने माने अकादमिक या शोधकर्ता होते हैं। अच्छा। लीजिए, कोई निरस्त्रीकरण का एक्सपर्ट है, कोई मानवाधिकार का, वो लोग विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं। काफी गहराई से जांच होती है। जी हाँ। और फिर अंतिम फैसला कैसे होता है? क्या वोटिंग होती है? आखिर में समिति इन रिपोर्ट्स और अपनी चर्चा के आधार पर विजेता चुनती है। ये फैसला ज्यादातर अगस्त या सितंबर में हो जाता है, कभी-कभी अक्टूबर की शुरुआत तक भी चला जाता है। और सबसे खास बात, समिति कोशिश करती है कि फैसला आम सहमति से हो। आम सहमति मतलब बहुमत से कैसे अलग है ये? आम सहमति का मतलब है कि समिति के सभी 5 सदस्य एक ही नाम पर राजी हों। सिर्फ बहुमत नहीं, जैसे 3-2 का वोट। कोशिश ये रहती है कि ऐसा फैसला हो जिसके पीछे पूरी समिति खड़ी हो। इससे फैसले का वजन बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, ये पुरस्कार की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। हालांकि अगर आम सहमति नहीं बन पाती तो बहुमत से भी फैसला हो सकता है, लेकिन पहली कोशिश आम सहमति की ही होती है। ये पूरी प्रक्रिया तो काफी सघन है, और इसमें गोपनीयता का भी बड़ा रोल है ना? लिस्ट बाहर नहीं आती। बिल्कुल, नोबेल फाउंडेशन के नियम कहते हैं कि नामांकित लोगों की लिस्ट और उनसे जुड़ी जानकारी कम से कम 50 साल तक गुप्त रखी जाएगी। 50 साल? क्यों? ताकि उम्मीदवारों और नामांकन करने वालों पर कोई बेवजह का दबाव न बने, कोई प्रचार न हो, और समिति बिना किसी बाहरी असर के पूरी आजादी से अपना काम कर सके। लेकिन फिर भी हर साल कुछ नाम तो सुनने में आ ही जाते हैं। जैसे इस साल 2025 के लिए भी कुछ नामों की चर्चा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो लोग नामांकन करते हैं वो चाहे तो बता सकते हैं कि उन्होंने किसे नामांकित किया है। अच्छा, वो खुद बता सकते हैं? जी, और वो अक्सर ऐसा करते भी हैं अगर उन्हें किसी खास उम्मीदवार या मुद्दे पर ध्यान खींचना हो। जैसे इस साल 2025 के लिए कुछ नाम जो सामने आए हैं उनमें है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC। हाँ, जो युद्ध अपराधों जैसे मामलों को देखता है। बिल्कुल। फिर नाटो का नाम भी है, और हांगकांग की मानवाधिकार कार्यकर्ता चाओ हैंग तुंग का भी।
लेकिन याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ वो नाम है जो बाहर आए हैं। असली लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। हाँ, ये तो है। गोपनीयता के बावजूद नामों का बाहर आना, ये भी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि नामांकन अमान्य हो जाए? हाँ, बिल्कुल होता है। इस साल का एक उदाहरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। खबरों के मुताबिक कैम्बोडिया, इजराइल और पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को 2025 के लिए नामांकित किया है। मध्य पूर्व में उनके कामों के लिए शायद? हाँ, शायद उसी संदर्भ में। लेकिन ये नामांकन मान्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कथित तौर पर 31 जनवरी की समय सीमा के बाद किए गए थे। इसलिए समिति 2025 के पुरस्कार के लिए इन पर विचार नहीं करेगी। इससे पता चलता है कि वो समय सीमा को लेकर कितने सख्त हैं। तो क्या ट्रंप भविष्य में कभी जीत सकते हैं? विशेषज्ञ क्या कहते हैं? देखिए, इस समिति का फैसला तो कोई पहले से बता नहीं सकता, लेकिन जो स्रोत उपलब्ध हैं उनके अनुसार कुछ नोबेल विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के लिए जीतना तभी मुमकिन होगा अगर वो अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव लाएं। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं वो? उनका तर्क ये है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ट्रंप की नीतियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से पीछे हटना या बहुपक्षीय संस्थाओं की आलोचना करना, वो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कथित तौर पर कमजोर करती हैं। और ये नोबेल के शांति के विचार से शायद मेल नहीं खाता। लेकिन ये बस विशेषज्ञों की एक व्याख्या है, समिति का आधिकारिक नजरिया नहीं। समिति अपना फैसला आजादी से करती है। यहाँ यूपीएससी के छात्रों के लिए एक पॉइंट है कि कैसे किसी नेता की नीतियां वैश्विक पुरस्कारों और दुनिया की नजर में उनकी छवि को प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रैक्टिकल पहलू है। बहुत दिलचस्प विश्लेषण। चलिए अब पिछले साल यानी 2024 के विजेता को याद करते हैं। वो पुरस्कार किसे मिला था? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान के परमाणु बम पीड़ितों के समूह निहोन हिदानक्यो को मिला था। निहोन हिदानक्यो, ये कौन सा समूह है? ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो बचे हुए लोग हैं, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उनका समूह है। ये दशकों से परमाणु हथियार खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं और उन हमलों की भयावहता के बारे में दुनिया को बताते रहे हैं। और इस चुनाव से क्या पता चलता है? क्या ये नोबेल के मूल इरादे की तरफ वापसी थी? कुछ हद तक हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा, जो नोबेल की वसीयत में साफ तौर पर था, वो समिति के लिए आज भी बहुत अहम है। इस पुरस्कार ने परमाणु हथियारों के खतरे और उनके भयानक मानवीय परिणामों को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। ये भी दिखाता है कि समिति दुनिया में जो चल रहा है, जैसे बढ़ता तनाव, उसके हिसाब से अपने फोकस को बदल सकती है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो पहली बात, फैसला नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति करती है, जिसमें राजनीतिक संतुलन और आजादी के बीच तालमेल होता है। ठीक है। दूसरी, नोबेल का मूल इरादा तो था ही, लेकिन समिति वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर फैसला लेती है, जिससे मानवाधिकार, पर्यावरण जैसे नए मुद्दे भी जुड़ गए हैं। हाँ। तीसरी, नामांकन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। कई तरह के लोग नामांकित कर सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी आखिरी तारीख है। चौथी, चयन प्रक्रिया कई चरणों वाली है। समीक्षा, शॉर्टलिस्ट, विशेषज्ञों से मूल्यांकन और फिर आम सहमति से फैसला लेने की कोशिश। पांचवी, नामांकन सूची 50 साल तक गुप्त रहती है। सही। और आखिर में ये पुरस्कार दुनिया के मौजूदा मुद्दों और चिंताओं को दर्शाता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सब क्यों जरूरी है? वो इसका इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, उनके लिए कई तरह से काम का है। पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्यप्रणाली समझने में मदद करता है, उनकी बनावट, उनके फैसलों पर असर डालने वाले कारक। दूसरा, ये ग्लोबल गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे विकसित होते हैं, उसका एक अच्छा केस स्टडी है। शांति की परिभाषा कैसे बदली है। तीसरा, ये करंट अफेयर से सीधा जुड़ा है। विजेता, नामांकित व्यक्ति, उनसे जुड़े मुद्दे। हाँ, ये तो है। चौथा, मेंस में उत्तर लिखते समय इस जानकारी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति या वैश्विक पुरस्कारों के महत्व जैसे सवालों का विश्लेषण करने में किया जा सकता है। ये दिखाता है कि सॉफ्ट पावर कैसे काम करती है। बहुत बढ़िया, ये तो काफी उपयोगी बातें हैं। तो आज हमने नोबेल शांति पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया को काफी बारीकी से समझा। जी हाँ, समिति से लेकर बदलते मानदंडों और आज की प्रासंगिकता तक। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि दुनिया भर में शांति, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर बातचीत को एक दिशा देने का एक ताकतवर जरिया भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि 100 साल से भी पुरानी वसीयत आज भी दुनिया के सबसे जरूरी मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकती है।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, ये चर्चा फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये देखते हुए कि नोबेल शांति पुरस्कार वर्तमान संदर्भ में दिया जाता है और शांति की परिभाषा भी बदल रही है, तो भविष्य में ऐसे कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे डिजिटल दुनिया में शांति, एआई एथिक्स या क्लाइमेट जस्टिस, जिन पर नोबेल शांति पुरस्कार को ध्यान देना चाहिए, जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं गया है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।